इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने पर लखनऊ में सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक निकाली गई जन आक्रोश महिला पदयात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहे साथ में शामिल। लखनऊ में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर उठाए सवाल, कहा महिला आरक्षण बिल पारित न करके असली चेहरा किया बेनकाब। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का था सुनहरा मौका। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विपक्षी दलों पर बोला जोरदार हमला, कहा आधी आबादी के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आने वाले चुनावों में देगी करारा जवाब। मसूरी में गरमाया राजनीतिक माहौल, कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर गणेश जोशी पर जमकर साधा निशाना। शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा, कांग्रेस बोली ट्रिपल इंजन फेल, जनता त्रस्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं होने पर सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उसी आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगों का विरोध करने के लिए लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है, उस आक्रोश रैली के क्रम में आज उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के उन सभी सहयोगियों का विरोध करने के लिए आज लखनऊ में भी मातृशक्ति के द्वारा यह आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस आक्रोश प्रदर्शन में भाग लेने वाले आप सभी बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश का एक एक बच्चा आधी आबादी के साथ उनके इस जायज मांग का समर्थन करने के लिए आज खड़ा है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज में इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी हैं, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति
प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं। ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं है और कांग्रेस और सपा के लिए चेतावनी नहीं बल्कि उनके सफाई की आखिरी घंटी बज चुकी है। महिलाओं ने जता दिया कि वो अपना हक लेकर रहेंगी। पीएम मोदी ने जैसा कहा था कि वो महिलाओं को हक दिलाकर रहेंगे। प्रदेश और देश की आधी आबादी आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है आने वाले चुनाव में कांग्रेस और सपा का पूरी तरह से सफाया होगा। जिस ढंग से प्रदेश की महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर निकली हैं, ये महिलाओं का आक्रोश कोई साधारण आक्रोश नहीं। हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज प्रदेश की देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर लखनऊ पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि आधी आबादी के खिलाफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी का नारी विरोधी चेहरा दिख रहा है। ये महिलाओं को 33% आरक्षण देने का सुनहरा अवसर था। इससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता, SC, ST और सामान्य वर्ग की सीटें बढ़ सकती थी। यह आधी आबादी को उनको हक देने का काम था। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। आधी आबादी के खिलाफ कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने मोर्चा खोला है और नारी विरोधी चेहरा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी का दिखा है। यह सुनहरा अवसर था महिलाओं को 33% आरक्षण देने का। इससे महिलाओं को भी 33% आरक्षण मिलता, SC, ST की सीटें भी बढ़ती और सामान्य वर्ग की सीटें भी बढ़ती। जो 1971 में आबादी थी उसके अनुसार कैप लगी हुई थी कि 550 सीटें लोकसभा में हो सकती। 54 करोड़ आबादी थी, आज 140 करोड़ आबादी है। तो क्या सीटें बढ़नी चाहिए लोकसभा की कि नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्या महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए? ये आप महिलाओं पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ये आधी आबादी को उनका हक देने का काम था। कांग्रेस ने शाह बानो का हक भी छीना, मुस्लिम महिलाओं का हक भी छीना, और जब इनकी सरकारें थी तब ना शौचालय दिया, ना पक्का मकान दिया, ना अनाज दिया, ना मुफ्त में इलाज दिया। ये भी मोदी सरकार ने दिया। अब इनको लगता था 33% आरक्षण भी नरेंद्र मोदी दे देंगे तो इनको ही सारा श्रेय मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा श्रेय सारा आप ले लो, लेकिन मेरी देश की बहनों को 33% आरक्षण दे दो। पहली बार कांग्रेस को अवसर था कि ये पक्ष में वोट करें, उन्होंने खिलाफ वोट किया। 4 बार अटल जी बिल लाए, 4 बार कांग्रेस ने दफनाने का काम किया। देवेगौड़ा जी लाए 1996 में, तब गीता मुखर्जी कमेटी को दे दिया। 98 से 2003 में 4 बार लाए, 4 बार दफनाए। जब भाजपा का समय आया तो हमने यूपीए की सरकार में पूरा खुला समर्थन महिला आरक्षण के लिए किया। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ, केवल 1 वोट खिलाफ किया। लोकसभा में उस समय भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बिल नहीं लाए। ये कभी महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते थे और आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया। 4 साल इनके पास मौका था 2010 से 14 तक महिला आरक्षण बिल लाने का। सोनिया गांधी नहीं लाई क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे, क्योंकि फैमिली ओन्ड, फैमिली ऑपरेटेड पार्टीज, फोफो पार्टीज, फैमिली ओन्ड, फैमिली ऑपरेटेड पार्टीज, इनको तो किसी सीट की आरक्षण की जरूरत नहीं है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो या एनसीपी, एसपी हो, इन सब के घरों की महिलाओं को कहीं से भी लड़ा दो, इनको तो सीट मिल जाएगी।
लेकिन सामान्य महिला के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर सरकार लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं अब काशीपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदि आबादी के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता आने वाले चुनावों में करारा जवाब देगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस, सपा और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने महिला आरक्षण का विरोध कर न केवल महिलाओं का अपमान किया है बल्कि अपने राजनीतिक चरित्र को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा केवल राजनीति का नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों का है। उन्होंने भरोसा जताया कि देश की महिलाएं इस अपमान को भूलेगी नहीं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में विपक्ष को सबक सिखाएगी। मंत्री ने दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने के अपने संकल्प पर पूरी तरीके से अडिग है। जो ये विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है। यह विषय उत्तराखंड की आधी आबादी का विषय है। यह विषय देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं का विषय है। यह विषय इतना अपने आप में गंभीर और संवेदनशील है कि इस विषय पर हम सब लोगों ने देखा कि बीते दिनों जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक को जिस प्रकार से उसे लागू करने के लिए 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक में लोकसभा का एक विशेष सत्र आहूत किया गया और उस विशेष सत्र में हमने जो देखा वह मैं समझती हूँ कि देश की आधी आबादी से लेकर संपूर्ण देश और पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के निमित्त 3 विधेयकों को, जिसमें संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया जिससे कि आरक्षण की व्यवस्था लागू की जा सके, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलायंस पार्टियां हैं सब में किस प्रकार से आधी आबादी को मजबूती मिले, आधी आबादी को 1/3 जो उसका हक है, उसका अधिकार है, जो कि नैसर्गिक अधिकार है, वो उसको मिले और 2029 से यह लागू हो जाए, उसके पक्ष में सारा विषय रखा। हम सब लोग 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक में हम सब लोगों को ये ठीक प्रकार से आधी आबादी इतनी आशातीत तरीके से लोकसभा की कार्यवाही देख रही थी, तो हमें ये देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि विपक्ष जिसमें मुख्य भूमिका में कांग्रेस, जिस कांग्रेस के साथ में मुख्य भूमिका में सपा, टीएमसी, डीएमके, ये जो इंडी गठबंधन है जिसके विपक्ष के नेता कांग्रेस के, कैसे उन्होंने आधी आबादी को उनके नैसर्गिक अधिकार यानी कि 1/3 प्रतिनिधित्व लोकसभा में मिल सके, 1/3 प्रतिनिधित्व राज्य के विधानसभाओं में मिल सके, इसका किस प्रकार से पुरजोर तरीके से वहां पर विरोध किया गया, ये हम सब लोगों ने देखा है। मसूरी में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर गणेश जोशी पर जमकर निशाना साधा और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता अनुज गुप्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा उन्हें जेल भेजने जैसे बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार की दबाव की राजनीति से डरने वाले नहीं है। अनुज गुप्ता ने कहा, हम मसूरी की आवाज हैं, शहर में जिस तरह व्यवस्थाएं बढ़ रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें 10 बार जेल क्यों न जाना पड़े। कांग्रेस नेताओं ने मंत्री गणेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो वसूली मंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। उनका दावा है कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण वसूली का अड्डा बन चुका है और शहर विकास के बजाय अव्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि मसूरी उप जिला चिकित्सालय रेफर सेंटर बनकर रह गया है, जहां गंभीर मरीजों को तुरंत देहरादून भेजा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मसूरी की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले चुनाव में सरकार को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में चूर सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बहुत मजबूत स्थिति में रही है और थी पहले, लेकिन वो कुछ कारण होता है लोगों के निजी कारण, उसे थोड़ा मसूरी में जो एक मैसेज था वो गलत गया। लेकिन आज की तारीख में हमारे
निवर्तमान अध्यक्ष हमारे बगल बैठे हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रमोद है वो भी हमारे साथ में है। तो कांग्रेस तो मजबूत होगी और इस समय जो है जो अंडरकट जिसे बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हमारे मसूरी विधानसभा में सब जगह है, क्योंकि देखिए हम लोग तो सभी लोगों के संपर्क में रहते हैं और मसूरी में जिसको भी पार्टी टिकट देगी, जिसको भी देगी वो अच्छा सोच समझ कर देगी, सीनियर आदमी को देगी, तो हम लोग उसके लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और पार्टी जो है विजय श्री इस बार मसूरी में जो अंतर था 15,000 का, वो 15,000 का अंतर उनको देखा। ऐसा है कि अगर ईवीएम हो या कोई और कारण ना हो तो कोई कारण नहीं है कि वो चुनाव न हारे। वो चुनाव हारेंगे, वो 21,000 वोट तो 21,000 की मन मुराद भी पूरी कर देंगे। इस बार 21,000 से हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चुनाव में जो है नया जोश, नया जो जुनून पैदा हुआ है वो देखिए मसूरी से मैसेज है। हालांकि मसूरी में वोट बहुत कम है, वोट तो सारा नीचे है, देहरादून शहर में तलहटी में है, लेकिन मैसेज मसूरी का था, मैसेज मसूरी का है और रहेगा। तो ये परिवर्तन जो है उनके लिए, उनको पता है कि परिवर्तन हो रहा है और उनकी जमीन जो है नीचे से खाली हो चुकी है। जिन समय आएगा जब टिकट मिलेगा, पहली बात तो टिकट पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो टिकट दे उनको ना दे उनकी मर्जी है, दावेदार तो बहुत है, हमारे यहाँ बहुत है, पर मैं कह रहा हूँ कि वो चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छा होगा, लड़ेंगे तो कम से कम उनको भी हार का स्वाद मिलना चाहिए। कई मुद्दे हैं, आप लगा लीजिए कि पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। सरकार मतलब इवन नीचे लेकर ऊपर तक जितने विभाग हैं सब कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, बताओ। मतलब ये कि एक गरीब आदमी जिसका मकान बनता था उसे पत्थर बिजली फ्री मिलता था, आज कौन सा मिल रहा है मुझे बताइए, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, खुलेआम बोलते हैं कि अब तो पैसे दे रहे हैं क्विंटल पे। शराब आप लगा लीजिए, शराब कहाँ पहुँच गई दोबारा, क्योंकि ये तो टूरिस्ट पैलेस है ना, शराब बोतल पर कमीशन है तो कोई तो ले रहा हुआ ना भाई, और जब वो ले रहे तो जो बाहर जो दुकान सेल्समैन वो भी ले रहा है। तो ये इस तरह के बहुत जो निम्न स्तर के काम है उसमें भ्रष्टाचार है। आप लगा लीजिए जो अभी एमडीडीए की बात कही, आप पानी की बात कहिए, ये जब ये स्वीकृत हुआ था ये लगभग 100 करोड़ रुपए की योजना थी पानी की जो यमुना से, और आज ये 70 करोड़ पहुंच गई। तो ये लगा लीजिए आप कहाँ है वो टैंक, तो है सिविल लाइन लगा लीजिए, अभी बताया था अनुष्का जी ने कि 50 करोड़ का है, 45 करोड़ रुपए का घोटाला बिल्कुल जो कैग की रिपोर्ट है उसमें हुआ। तो ये तो बहुत छोटे जो पकड़ में आ रहे हैं, जो है उद्यान विभाग में कितने घोटाले हुए हैं, लोगों को जो सामान दिखाया वो पहुंचा ही नहीं स्वर्ण पंचायत में। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सब सूचना के अधिकार में निकलती है, इकट्ठी हो रही है और लोगों को समझाया जा रहा है, लोग समझ भी रहे हैं। अभी रिम्स का पैसा बटा, गणेश के पिताजी का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा, गरीब लोगों का टैक्स का पैसा जो जा रहा है, वो असमानता हुई इसमें। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पैसा बांटा है, ठीक है ना। चिन्हित लोग हैं, एक गांव में अगर 7 संस्थाएं हैं, छोटे से गांव में भी 7 कमेटियां हैं, तो उनमें कमेटी के जो मुख्य लोग तो उनको 7 को दे दिया, बाकी छोड़ दिए। तो वो लोग तो इतना गुस्सा निकालेंगे हैं। आप जो है जो आपदा जो मुख्यमंत्री हाथ में पैसा है वो जिलाधिकारी को बांट रहे हैं आप, अभी अखबार में छपा था आपके, तो वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बांट रहे हैं 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, पैसा जनता का, गरीब लोगों का है। तो ये मुद्दे तो है सारे, त्रिपंजन फेल है और जनता का जवाब बहुत जल्दी जो है इसी आखिरी साल में जो देगी, 27-26 में पूरी सरकार की तैयारी, जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आए तो ये तैयारी जो है, तो इसको जवाब इसी साल देगा। जवाब दिया, कोई गुटबाजी नहीं है, उनको भगवान सद्बुद्धि देगा तो वो रहेंगे। तो ऐसा है ना कि क्यों, अब अति का तो अंत होता ही है, अति का अंत होगा और जो लोग गुटबाजी करेंगे वो अपना बाहर निकल जाएंगे, चिन्हित हो जाएंगे और कोई बख्शिश उन पर नहीं होगी। तो आप ढूंढे, पत्रकारों का काम ढूंढना, आप सवाल करें कि आप स्लीपर से है नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, आप ढूंढे, उनसे पूछे भाई क्यों नहीं आ रहे, गुस्सा किस बात का है। आप तो बड़े पर्दे में हैं सब, आप सबसे ऊपर हैं और सबसे ऊपर रहेंगे, भविष्य में भी सरकार में आप ऊपर ही रहेंगे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन स्लीपर सेल क्या है, लेकिन मैं नारायण लोगों से ये जरूर कहूंगा कि वो कांग्रेस का ध्यान करे, वरना उनको पछतावा। अभी कुछ दिन पहले प्रेस के माध्यम से मुझे पता लगा था कि हमारे जो कैबिनेट मंत्री है मसूरी के और जो मसूरी से विधायक भी हैं, उनके द्वारा किया गया था कि मैं अनुज गुप्ता को जेल भेजने का कार्य करूंगा। तो मैं आज खुले तौर पर उन्हें चुनौती देना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरे को धमकी देना बंद करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे 10 बार जेल भेज दें, लेकिन मैं मसूरी की जो आवाज है, जो मसूरी की अव्यवस्था है और मसूरी का जो 10 साल आपने लूटने का 15 साल से आप कार्य कर रहे हैं, आप मसूरी मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। एमडीडीए विभाग आपने एक मसूरी में एक वसूली का धंधा बना रखा है और जो मसूरी की समस्याएं हैं, जैसे कि आपने देखा कि पेयजल योजना जो 170 करोड़ रुपए पहुंच जाती है, लेकिन आज तक उसके वाटर टैंक्स नहीं बनते, डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है। पिक्चर पैलेस, लैंडोर कैंट,
उसके साथ साथ जितना नीचे का एरिया है वहाँ पे आज तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। सीवर जो हमारा है सड़कों पे बह रहा है, 45 करोड़ रुपए की जो खुलेआम टेंडर से बंदरबांट हुई है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल हो, हमारा सेंट मेरीज हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है, एमपीजी कॉलेज में एमकॉम बंद पड़ी हुई है, सैन्य धाम का घोटाला हो, हमारे उद्यान विभाग का घोटाला हो, तमाम इन घोटालों के खिलाफ मैं लगातार लामबंद रहूंगा और इसके खिलाफ लगातार बोलता रहूंगा। आप इन धमकियों से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते, और क्योंकि संवैधानिक तौर पर आप मेरे को जेल नहीं भेज पाए, ठीक है, आप पावरफुल हैं, आप इस टाइम मंत्री पद पे हैं, आप चाहें तो मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि आप ही तय कर रहे हैं कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो मुझे संविधान पे पूरा विश्वास है, बाबा साहब के जो संविधान है उसमें पूरा विश्वास है, और जो लड़ाई है, जो मसूरी को बचाने की लड़ाई है, वो निश्चित तौर पे मैं लगातार लड़ता रहूंगा। और आप इन धमकियों से जेल भेजने की मेरी आवाज बिल्कुल बंद नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि आप क्या अपनी जो पालिका अध्यक्ष आपने बिठाए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में डूब चुकी है, क्या आप उनको भी जेल भेजने का कार्य करेंगे? दिग्विजय रंजन ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जो बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें जमीन नहीं दी गई, हम पार्किंग चाहते थे लेकिन हम पार्किंग नहीं बना पाए, हम आवास नहीं बना पाए, हम क्योंकि हमें जमीन नहीं मिली। अब 1.5 साल होने के बाद भी एक भी ऐसी डीपीआर, एक भी ऐसा प्रोजेक्ट इनके द्वारा नहीं पास कराया गया जो शहर हित में हो। आज पूरे शहर में अव्यवस्था फैली हुई है, किलोमीटर के ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, टूरिस्ट परेशान है, स्थानीय लोग परेशान है, और केवल मसूरी को एक लूटने का काम इन्होंने मसूरी में किया है एमडीडी के माध्यम से। मेरा खुला आरोप है और मैं इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहूंगा, चाहे आप मंत्री जी मुझे 10 बार भेजे, चाहे 20 बार जेल भेजे, लेकिन मैं अपनी आवाज बंद नहीं करूंगा और आपके खिलाफ लामबंद रहूंगा। प्रोपेगेंडा ये रखा गया था मेरे को मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, और 1.5 साल से इनका पीरियड है, इनकी सरकार है। आप देख सकते हैं कि आज तक कुछ भी इसमें सिद्ध नहीं हो पाया है, क्योंकि सब चीजें नियम कानून के तहत की गई थी, परमिशन के तहत की गई थी, और कोई भी ऐसा कार्य मेरे द्वारा नहीं किया गया था जिसमें एक ऐसा कि भ्रष्टाचार किया है। बहुत ईमानदारी से और शहर हित में जो कार्य किए गए थे, और ये केवल एक प्रोपेगेंडा रचा गया था मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या मानते हैं 2027 कांग्रेस का होगा? बिल्कुल, मैं आया हूँ पार्टी में, और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर एक लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस मसूरी में इस बार अपनी वापसी करेगी। ये गुटबाजी तो हमेशा रहती है, स्लीपर सेल तो परेशान होंगे ही, क्योंकि कांग्रेस में कई लोग ऐसे रहे हैं जो रहे कांग्रेस में लेकिन वोट भाजपा को देते आए हैं, और निश्चित तौर पर वो परेशान हैं। और क्योंकि आज इतनी दुर्दशा कांग्रेस की हो गई थी मसूरी में, जो एक गढ़ हुआ करता था, आज हम निकाय चुनाव में देखा है कि तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी आ गई। तो निश्चित तौर पे ये स्लीपर सेल्स की वजह से आई है, और आने वाले टाइम पे स्लीपर सेल जो है वो सबसे ज्यादा परेशान है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे हमारे पूरी टीम अनुज की कांग्रेस पार्टी में आने से निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी और मसूरी में परचम लहराएगी। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, उनका स्पष्ट कहना है, उनके पास एविडेंस है कि उनको मैसेज गए गए, उनको बुलाया गया। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी समुद्र है, कोई आना चाहे तो ठीक है, आना चाहे तो इच्छा है। और जो लोग सोचते थे कि कांग्रेस की ठेकेदारी उनके पास है, जो पिछले कई वर्षों से सोचते थे, वो अब भूल जाएं कि वो ठेकेदारी लेके कांग्रेस की चलाएं। कांग्रेस अब चेंज मांग रही है और नए हाथों में कांग्रेस जानी चाहिए। हापुड़ जनपद के पिलकुआ क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में महिलाओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मुख्य मार्ग पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते मौके पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली बिलों में बढ़ोतरी होगी और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए, नहीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और जाम खुलवाने की कोशिश शुरू की। काफी देर तक वार्ता का दौर चलता रहा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। जी, यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं लोगों की परेशानी बढ़ती गई है, और जिनके जो मजदूर आदमी है 1500 या महीने का 5000 कमाते हैं या 2000 कमाते हैं, वो कहाँ से बिल भरेंगे? और जो जाम लगाया है वो स्मार्ट मीटर को लेकर लगाया। यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से आश्वासन कुछ नहीं मिला है। यहाँ से आश्वासन यही है कि जो लग गए वो लग गए,
अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर इसके बाद क्या क्या फिर उसके बाद आगे जाएंगे आगे कहाँ? और ऊपर जाएंगे इससे भी। अयोध्या में अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान स्कूली छात्रों को आग से बचाव और आपात स्थिति में सही कदम उठाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हर साल 14 से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले इस अभियान के तहत अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहा है। अयोध्या में अग्निशमन सेवा सप्ताह के मौके पर छात्रों को फायर सेफ्टी की बारीकियां सिखाई गई। इस दौरान बच्चों को बताया गया कि आग लगने की स्थिति में कैसे सतर्क रहना है, कैसे तुरंत मदद लेनी है और प्राथमिक स्तर पर आग बुझाने के क्या तरीके होते हैं। SHO प्रदीप कुमार पांडे के मुताबिक ये अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसमें स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को जागरूक किया गया। विभाग द्वारा मॉक ड्रिल और डेमो के जरिए भी समझाया गया कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय समझदारी से काम लेना कितना जरूरी है। ये अग्निशमन सेवा सप्ताह का वीक चल रहा है, जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलता है हर वर्ष। पूरे ऑल इंडिया में मनाया जाता है। इसके दृष्टिगत DG फायर सर्विस महोदय तथा CFO अयोध्या महोदय के निर्देशन में ये जनपद के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्पिटल, ये मल्टीप्लेक्स, मॉल वगैरह हर जगह जो है आग से बचाव के संबंध में सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है तथा पंपलेट और सबके माध्यम से सबको प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। आज DMS कॉलेज, MGS कॉलेज में, ये अयोध्या में आज हम लोगों का ये मॉक ड्रिल हुआ है। यहाँ पे आग से बचाव के संबंध में विद्यालय के जितने भी बच्चे थे सभी लोगों को तथा स्टाफ को, टीचर्स लोगों को, सभी लोगों को आग के बचाव के बारे में विधिवत जानकारी दी गई है तथा डेमो करा करके भी LPG गैस का डेमो कराया गया तथा सभी प्रकार की आग के बारे में भी बताया गया तथा उनके बुझाने के उपाय। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।